प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 9th इंग्लिश ग्रामर, जिसमें से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ाया जा रहा है। सेशन में सबसे पहले आप जनरल रूल्स जान लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी की संरचना समान न होने के कारण अनुवाद ट्रांसलेशन करने में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अतः दोनों भाषा की संरचना में अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक। हिंदी वाक्य की संरचना में कर्ता के बाद तथा अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हिंदी वाक्य की संरचना में जो कर्ता के बाद और अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे लिखा है, वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है। तो यहाँ पर देखिए, कर्ता पहले है, उसके बाद ये है एक अध्यापक, ये कॉम्प्लीमेंट है, और उसके बाद जो है ये क्रिया है। तो इस तरह से हिंदी में पहले कर्ता होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद क्रिया होती है। इस तरह देखिए, तुम एक पत्र लिखते हो। देखिए, यहाँ पर तुम जो है सब्जेक्ट है, कर्ता है, और एक पत्र ये है कॉम्प्लीमेंट, और लिखते हो, लिखना या लिखते हो, ये है आपकी क्रिया है। इस तरह से आपने देखा कि जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर क्रिया होती है। अंग्रेजी की संरचना जो है में पूरी तरह से विभिन्नता है। अंग्रेजी की संरचना में पूरी तरह से विभिन्नता होती है, पूरी तरह से अलग होता है। क्या अलग होता है? कर्ता के बाद क्रिया का स्थान होता है, और कर्म या पूरक जो है क्रिया के बाद आता है। अंग्रेजी में जो कर्ता है उसके बाद क्रिया और उसके बाद कर्म या पूरक आता है। देखिए, जैसे कि उदाहरण के अनुसार देखिए, इसमें कर्ता सब्जेक्ट पहले, कर्म पूरक या कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट ये जो है बाद में, उसके बाद क्रिया होती है। अंग्रेजी की संरचना में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्रिया, फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे कि वह एक अध्यापक है, तो वह प्लस एक और प्लस अध्यापक है। ठीक है, कर्ता, पूरक, कॉम्प्लीमेंट और क्रिया। ही इज अ टीचर। इस तरह से ही इज अ टीचर। तुम एक पत्र लिखते हो। यू, तुम जो है सब्जेक्ट है, एक पत्र जो है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर लिखते हो क्रिया है। देखिए, यू राइट अ लेटर, इसमें राइट जो है क्रिया पहले लिखी गई है ना, कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। यू राइट अ लेटर। इस तरह से आपने देखा दोनों में अंतर होता है कि हिंदी वाक्य में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्रिया होती है। संरचना के अंतर का ध्यान रखते हुए टेंस यानी काल का ज्ञान भी होना जरूरी होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, और तीनों टेंसों के चार चार भाग होते हैं। चार चार भाग होते हैं, जिन्हें पहले इंडेफिनिट और
कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, एक टेबल देखते हैं कि टेंस का क्या अंतर है, टेंसेज में क्या अंतर है। वर्ब टू गो लेकर के, यानी गो को वर्ब को लेकर के हम टेंस बनाते, टेंस सभी टेंसेज में सेंटेंस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या अंतर आता है तीनों। प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट होता है, तो इंडेफिनिट में आई गो, और उसी का जो कॉन्टिन्यूअस होता है तो आई एम गोइंग हो जाएगा। परफेक्ट जो हो जाएगा आई हैव गॉन हो जाएगा, क्रिया में थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैव बीन गोइंग, इस तरह से लगाया जाता है। इसी तरह से पास्ट टेंस में आई वेंट यानी सेकंड क्रिया के सेकंड फॉर्म लगती है, और ये कॉन्टिन्यूअस में आई वाज गोइंग, परफेक्ट में आई हैड गॉन, हैड लगता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये आई हैड बीन गॉन, ठीक है। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर के इंडेफिनिट में आई शैल गो, और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में आई शैल बी गोइंग, परफेक्ट फ्यूचर के परफेक्ट में आई शैल हैव गॉन, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर के आई शैल हैव बीन गोइंग। इस तरह से ये अंतर होता है। ट्रांसलेशन में कुछ सामान्य जानकारी भी होनी जरूरी होती है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो नियम है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में प्रयोग किया जाता है, कि वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में प्रयोग किया जाता है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट में किया जाता है, परफेक्ट में और पैसिव वॉइस में किया जाता है, सभी के परफेक्ट में। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग सभी टेंसेस के परफेक्ट में और पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है सभी के कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए जनरल रूल्स, आपके सामान्य जानकारियाँ। पहला तो ये है कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट में होता है, सभी के इंडेफिनिट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में, एफर्मेटिव में होता है, पास्ट इंडेफिनिट के। थर्ड फॉर्म का प्रयोग सभी के परफेक्ट में होता है और पैसिव वॉइस में होता है। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग सभी के कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होता है। तो इसके अलावा प्राइमरी एक्सुलरीज या मॉडल एक्सुलरीज का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो इसमें से हम आपको सबसे पहले प्राइमरी एक्सुलरीज के बारे में बताते हैं। और प्राइमरी एक्सुलरीज जो होती हैं इनको हम बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, नॉन एक्शन वर्ब भी इनको बोलते हैं हम प्राइमरी एक्सुलरीज को। नॉन एक्शन वर्ब इज एम आर वाज वेयर। इज एम आर जो है प्रेजेंट में लगाया जाता है, वाज वेयर जो है पास्ट में लगाया जाता है। यदि वाक्य में हैं, हूँ, हो या था, थी, थे क्रियाओं का अकेले प्रयोग किया गया हो, मतलब कोई दूसरी क्रिया ना हो, वहाँ पर मुख्य वर्ब ना हो और अकेले प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वेयर इनका प्रयोग किया जाता है। इज
एक वचन के लिए, एम आई के साथ में, आर बहुवचन के साथ में, वाज एक वचन के साथ या आई के साथ, और वेयर बहुवचन के साथ। इस तरह से प्रयोग किया जाता है। देखिए आई सदैव कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती है और इसके साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। आई सदैव कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, इसके साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का, और वी यू दे तथा दीज दोज और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट है कि पास्ट टेंस में आई ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है। वी यू दे देयर दोज दीज दोज या देयर है ना दीज दोज तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। टू बी फार्म की क्रिया अर्थात इज एम आर वाज वेयर के बाद, टू बी फार्म की क्रिया अर्थात इज एम आर वाज वेयर के बाद नॉट या नो का प्रयोग करने से वाक्य निगेटिव बन जाता है। अब देखिए इसका कुछ उदाहरण के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है मैं एक लड़का हूँ, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई ए से पहले हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। आई और आई के साथ में चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो एम लगाया जाता है, आई एम आ, उसके बाद बॉय, आई एम अ बॉय। इस तरह से अगर निगेटिव में देखिए इज एम आर वाज वेयर के बाद नॉट लगाते हैं तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ बॉय। इस तरह से आई एम नॉट अ बॉय। वह प्रसन्न है, वह प्रसन्न है, तो ही वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद है की अंग्रेजी होती है ही के साथ में इज लगाते हैं, और प्रसन्न की हैप्पी होती, ही इज हैप्पी। अब अगर यहाँ पे नहीं लगा दिया जाए, निगेटिव में हो, तो ये हो जाएगा वह प्रसन्न नहीं है, वह प्रसन्न नहीं है। तो वह प्रसन्न नहीं है, इसका जो हो जाएगा अनुवाद वो नॉट लगा देंगे, इज के बाद नॉट लगाएंगे, ही इज नॉट हैप्पी। इस तरह से अगला है यह एक किताब है, तो यह पहले लिखेंगे, यह की अंग्रेजी दिस होती है। इट माने भी यह होता है, यह वह दोनों होता है, इट माने यह वह दोनों होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर दिस दिस और दिस के साथ इज लगाया जाता है, अ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। और इसमें निगेटिव में इज के बाद नॉट लगा देंगे, दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज नॉट अ बुक। इसी तरह से अगला है रमा एक अच्छी लड़की है, तो रमा लिखेंगे रमा, उसके बाद नाम के साथ इज लगाया जाता है, इज आ अच्छी लड़की गुड गर्ल, गुड गर्ल, रमा इज अ गुड गर्ल, रमा एक अच्छी लड़की है। और अगर इसको निगेटिव में लिखेंगे तो रमा इज नॉट ए गुड गर्ल, रमा इज नॉट अ गुड गर्ल। तुम तुम गंदे हो, ये हो जाएगा आपका, तुम की यू होती है,
यू और यू के साथ में आर लगाया जाता है। यू आर डर्टी, डर्टी, यू आर डर्टी, तुम गंदे हो। और इसी तरह से अगर इसको हम निगेटिव में बनाएंगे तो ये हो जाएगा, नॉट लगाएंगे आर के बाद, यू आर नॉट डर्टी, यू आर नॉट डर्टी। इसी तरह से वे मित्र हैं, वे मित्र हैं, इसका हो जाएगा, वे की अंग्रेजी होती है दे, और इसके बाद दे के साथ में आर क्रिया लगाई जाती है, दे आर, और उसके बाद मित्र की फ्रेंड, फ्रेंड, दे आर फ्रेंड। अब इसी को अगर निगेटिव में चेंज करें तो ये हो जाएगा, दे आर, आर के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट फ्रेंड, दे आर नॉट फ्रेंड। ये उसके घोड़े हैं, ये की अंग्रेजी होती है दीज, दीज आर, दीज के साथ आर लगाते हैं, उसके घोड़े हिज हॉर्स, हॉर्सेज, बहुवचन है, हॉर्सेज हो जाएगा। दीज आर हिज हॉर्सेज, ये उसके घोड़े हैं। अब यहाँ पर अगर निगेटिव में लिखें इसको तो दीज ना, आर के बाद नॉट लगाएंगे, दीज आर नॉट हिज हॉर्सेज, दीज आर नॉट हिज हॉर्सेज। वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, इसको सॉरी, वे मेरी पुस्तकें हैं, तो बहुवचन है दे नहीं, दीज लगेगा, दीज, और दीज के साथ में आर लगाते हैं, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। अब इसी को अगर निगेटिव में बदलेंगे तो वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं, तो दीज आर नॉट, आर के बाद नॉट लगाएंगे, दीज आर नॉट माई बुक्स, वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं। अब अगला सेंटेंस है, तुम विद्यार्थी हो, तो तुम की यू होती है, यू, उसके बाद आर, यू के साथ आर लगाया जाता है, यू आर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद इसको अगर हम निगेटिव में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यू आर नॉट स्टूडेंट, आर के बाद नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट स्टूडेंट। फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, फ्लावर फ्लावर इज ब्यूटीफुल या प्रेटी, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। और इसी को हम लिखेंगे, फूल सुंदर नहीं है तो फ्लावर इज नॉट ब्यूटीफुल, फ्लावर इज नॉट ब्यूटीफुल। नॉट ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस है, वह दयालु था, ही वाज लगाएंगे, था है लगा हुआ है, ही वाज, और दयालु की काइंड, ही वाज काइंड, वह दयालु था। अब इसी को हम अगर लिखेंगे, वह दयालु नहीं था, तो ही वाज
नॉट काइंड, ही वाज नॉट काइंड हो जाएगा। अगला सेंटेंस है कि हम विद्यार्थी थे, हम विद्यार्थी थे। वी, हम की वी होती है, थे की चूंकि वी के साथ में वेयर लगाया जाता है, वी वर, और इसके बाद स्टूडेंट, वी वर स्टूडेंट। और इसके अलावा हम विद्यार्थी नहीं थे, तो ये हो जाएगा वी वर नॉट स्टूडेंट। वी वर नॉट स्टूडेंट।